हालांकि चेतना की अनंत विविधताओं के बावजूद हम अभी भी केवल चेतना के एक छोटे प्रतिशत को समझ पाए हैं। हम विश्राम कैसे करते हैं? जब हमें विश्राम या अवकाश, वेकेशन की आवश्यकता होती है, तो हम खुद को सरल जीवन रूपों, सिंपल लाइफ फॉर्म्स में मिला देते हैं। हम एक पेड़ के रूप में एक सदी बिता सकते हैं, या किसी अन्य सरल जीवन रूप में रह सकते हैं। हम एक पूरे जंगल की रचना कर सकते हैं जिसमें हम स्वयं बढ़ते हैं। हम नई चेतनाएं भी बना सकते हैं। हम अपनी संपूर्ण मानसिक ऊर्जा, साइकोलॉजिकल एंटाइटी से नई चेतनाएं बना सकते हैं। लेकिन ये नई चेतनाएं स्वतंत्र रूप से विकसित होती हैं। वे अपने भीतर की रचनात्मक क्षमताओं का उपयोग करती हैं। एक बार बनने के बाद वे स्वतंत्र होती हैं और अपना मार्ग चुन सकती हैं। हालांकि हम यह कार्य बहुत सोच समझकर करते हैं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। आप भी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। हर पाठक अपनी स्वयं की चेतना का एक भाग है और उसी प्रकार के अस्तित्व की ओर विकसित हो रहा है जिसे मैं जानता हूं। बचपन और स्वप्नावस्था, ड्रीम स्टेट में प्रत्येक व्यक्ति को कहीं न कहीं अपनी आंतरिक चेतना की वास्तविक स्वतंत्रता का एहसास होता है। इसलिए ये क्षमताएं सिर्फ मेरी नहीं हैं, बल्कि हर चेतना के भीतर निहित होती हैं। हमारी और आपकी वास्तविकता में समानता। मेरे पर्यावरण की तरह आपका पर्यावरण भी निरंतर बदलता रहता है। लेकिन जब आपकी अंतर्ज्ञान आधारित समझ इस बदलाव को महसूस करती है, तो आप इसे तर्क के आधार पर नकार देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको अचानक एक कमरा छोटा और संकुचित महसूस होता है, तो आप इसे सिर्फ एक कल्पना समझकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन वास्तव में वह कमरा पूरी तरह बदल चुका होता है, भले ही भौतिक रूप से उसका आकार वही बना रहे। उस कमरे का संपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रभाव बदल जाता है। पर्यावरण, चेतना और परिवर्तन। आपका वातावरण हमेशा बदलता रहता है। हम यह सोचते हैं कि एक कमरा हमेशा वैसा ही रहता है, लेकिन वास्तव में यह हमारी भावनाओं और मानसिकता के अनुसार बदलता है। जब हम किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, तो वह हमारी उपस्थिति और मानसिक स्थिति से प्रभावित होता है। यह न केवल हमारी भावनाओं को बदलता है, बल्कि हमारे शरीर की हार्मोनल प्रतिक्रियाओं को भी प्रभावित करता है। परिवर्तन का प्रमाण क्यों नहीं मिलता? यदि कोई वैज्ञानिक उपकरण इस बदलाव को मापने की कोशिश करे, तो कोई स्पष्ट भौतिक परिवर्तन नहीं मिलेगा, क्योंकि वे उपकरण भी उसी परिवर्तन से प्रभावित हो चुके होंगे। इसका मतलब है कि वास्तविकता लगातार बदल रही है, लेकिन हम इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। हम परिवर्तन को क्यों अनदेखा करते हैं? हमारी समय की अवधारणा, टाइम परसेप्शन, हमें भौतिक वस्तुओं को स्थायी समझने के लिए गुमराह करती है। हमारी इंद्रियां, सेंसेस, हमें स्थिरता का भ्रम देती हैं, ताकि हम दुनिया को सरल तरीके से समझ सकें। लेकिन नींद, स्लीप और स्वप्न अवस्था, ड्रीम स्टेट में हम महसूस कर सकते हैं कि सभी चीजें निरंतर बदल रही हैं। हमारी और आपकी वास्तविकता में अंतर। हमारी वास्तविकता में परिवर्तन और असंतुलन, इम्बैलेंस, को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। हम जानते हैं कि स्थिरता, स्टेबिलिटी का संबंध आत्मा और मन से है, न कि भौतिक रूप से। आपकी दुनिया स्थायी लगती है, लेकिन यह केवल समय की गलत व्याख्या का परिणाम है। अन्य चेतनाएं और उनका अस्तित्व। हमारी दुनिया एक सीमित ब्रह्मांड नहीं है जहां हम छिप सकें। हम अन्य चेतनाओं और उनके वास्तविकता के रूपों से भी अवगत रहते हैं। चेतना, कॉन्शियसनेस का कोई एक रूप नहीं होता। यह हमेशा किसी न किसी रूप को अपनाती है, लेकिन यह रूप हमेशा भौतिक नहीं होता। कुछ चेतनाएं कभी भी भौतिक रूप में नहीं आईं। वे एक पूरी तरह अलग विकास प्रक्रिया से गुजरी हैं। परिवर्तन को पहचानने और नियंत्रित करने का तरीका। आप अपने स्वप्नों, ड्रीम्स में अपने पर्यावरण को बदल सकते हैं।
यदि आप विशेष सपने देखने का सुझाव सजेशन देते हैं जिसमें एक निश्चित बदलाव दिखाया जाता है, तो यह बदलाव आपकी भौतिक वास्तविकता में भी प्रकट हो सकता है। आप अक्सर अनजाने में ही ऐसा करते हैं, लेकिन इसे सचेत रूप से करने का अभ्यास किया जा सकता है। मुख्य विचार 8 हमारे चारों ओर की दुनिया निरंतर बदलती रहती है, लेकिन हम इसे स्थायी मानते हैं। 2 हमारे विचार, भावनाएं और चेतना वातावरण को प्रभावित करते हैं। 4 परिवर्तन को समझने और नियंत्रित करने के लिए हमें स्वप्न अवस्था में जागरूकता विकसित करनी होगी। 5 भौतिक रूप में नहीं आई, वे एक अलग वास्तविकता में विकसित हुई हैं। अगर आप इन विचारों को गहराई से समझने की कोशिश करें, तो आप अपने जीवन और वास्तविकता को भी नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हैं। चेतना, पर्यावरण और आंतरिक संवेदनाएं। 1 चेतना को स्वयं को प्रकट करना ही पड़ता है। चेतना, कॉन्शियसनेस का अस्तित्व केवल तब सिद्ध होता है जब वह किसी रूप में प्रकट होती है। यह भौतिक नहीं होती, इसीलिए इसे अन्य तरीकों से सक्रिय होना पड़ता है। कुछ प्रणालियों, सिस्टम्स में यह गणितीय या संगीतमय रूपों में व्यक्त होती है, जो अन्य ब्रह्मांडीय प्रणालियों को प्रभावित करती हैं। 2 आप हमेशा टेलीपैथिक रूप से जुड़े रहते हैं। जैसे मैं रोबोट के माध्यम से संवाद कर रहा हूं, वैसे ही आप अनजाने में अन्य चेतनाओं के साथ टेलीपैथिक रूप से संवाद करते हैं। लेकिन आपकी जागरूकता, अवेयरनेस, इतनी सीमित है कि आपको इसका एहसास नहीं होता। 3 आपकी इंद्रियां ही आपका पर्यावरण बनाती हैं। आपका भौतिक संसार आपकी इंद्रियों द्वारा निर्मित है। आपकी इंद्रियां केवल 3 आयामी, 3 डायमेंशनल वास्तविकता को पकड़ने के लिए डिजाइन की गई हैं। लेकिन चेतना के पास आंतरिक इंद्रियां, इनर सेंसेस भी होती हैं, जो भौतिक शरीर से परे कार्य कर सकती हैं। 4 आंतरिक इंद्रियां और उनकी शक्ति। हर व्यक्ति में ये आंतरिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन हम आमतौर पर इन्हें अचेतन रूप से उपयोग करते हैं। यदि आप इन्हें सचेत रूप से कॉन्शियसली इस्तेमाल करना सीखें, तो आप मेरी ही तरह एक मुक्त, बिना किसी छलावरण, कैमोफ्लाज वाली वास्तविकता देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप अपने कमरे को स्थिर वस्तुओं का समूह नहीं, बल्कि गतिशील अणुओं और ऊर्जा के रूप में देख सकते हैं। आप यह देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स कैसे लगातार नृत्य कर रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा का तेजस्वी प्रकाश फैला हुआ है। आप अपनी चेतना को एक छोटे से अणु मॉलिक्यूल में समाहित करके उसके दृष्टिकोण से पूरे कमरे को देख सकते हैं। 5 आप अनजाने में सह निर्माता हैं। आंतरिक इंद्रियों का उपयोग करके हम सचेत रूप से निर्माता, कॉन्शियस क्रिएटर बनते हैं, लेकिन आप अनजाने में सह निर्माता, अनकॉन्शियस को क्रिएटर होते हैं। चाहे आपको इसका पता हो या ना हो, मेरी दुनिया असंरचित, अनस्ट्रक्चर्ड प्रतीत हो सकती है, लेकिन असल में यह उच्चतम स्तर के क्रम, ऑर्डर पर आधारित है। स्थायी रूप, परमानेंट फॉर्म का विचार केवल आपकी समझ और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। 6 समय का बंधन केवल आपकी धारणा है। मेरी दुनिया में समय का अस्तित्व नहीं है। मैं किसी भी समय अनुभव को चुन सकता हूं। हम समय को अनुभवों की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ एक्सपीरियंस के रूप में महसूस करते हैं, न कि घड़ी के हिसाब से। यह किसी हद तक आपकी भावनाओं से मिलता जुलता है। जब आपको लगता है कि समय कभी तेज और कभी धीमा चलता है। मुख्य बिंदु 8 चेतना हमेशा खुद को किसी रूप में व्यक्त करती है। 2 आप अपनी इंद्रियों द्वारा ही अपनी वास्तविकता बनाते हैं। 3 आंतरिक इंद्रियां आपकी वास्तविकता को बदल सकती हैं, अगर आप उन्हें सचेत रूप से इस्तेमाल करें। 4 समय कोई स्थिर चीज नहीं, बल्कि अनुभवों की तीव्रता पर आधारित होता है। 5 आप अपनी वास्तविकता के अनजाने सह निर्माता हैं, लेकिन आप इसे सचेत रूप से नियंत्रित भी कर सकते हैं। अगर आप इन विचारों को अपनाते हैं, तो आप अपने अस्तित्व को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं
और अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। चेतना, पर्यावरण और सृजनात्मक वास्तविकता। 1, हमारी मनोवैज्ञानिक संरचना भिन्न है। हम बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल मानसिक वास्तविकता का सचेत रूप से उपयोग करते हैं, जो आपके पास भी है, लेकिन आप इसे अपने अहन, ईगो के स्तर पर नहीं पहचानते। इस कारण से हमारा वातावरण बहुआयामी गुणों से युक्त होता है, जिन्हें आपकी भौतिक इंद्रियां कभी अनुभव नहीं कर सकती। दूसरी वास्तविकता की हमारी धारणा भिन्न होती है। मैं जो यह पुस्तक आप तक पहुंचा रहा हूं, वह एक मनोवैज्ञानिक और मानसिक वातावरण में हो रहा है, जो आपके और मेरे वास्तविकता क्षेत्रों के बीच एक तटस्थ स्थान है। यह स्थान भौतिक पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर के क्षेत्र की तरह है, लेकिन यह मानसिक और आत्मिक स्तर पर मौजूद है। यह स्थान मेरे और रूबर्ट, माध्यम, दोनों के लिए एक मध्यवर्ती क्षेत्र है, जहां संचार आसान होता है। 3, आपकी इंद्रियां आपकी वास्तविकता को बनाती हैं। आपके भौतिक अनुभव वास्तव में आपकी इंद्रियों द्वारा निर्मित होते हैं। ही पेड़ एक माइक्रोब, पक्षी, कीट या मनुष्य के लिए पूरी तरह अलग होता है। इसका कारण यह नहीं कि यह केवल अलग दिखता है, बल्कि वास्तव में यह हर दृष्टि से भिन्न होता है। आपकी इंद्रियां एक अत्यधिक विशेषीकृत तरीके से चीजों को ग्रहण करती हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई भी वस्तु एक ही रूप में मौलिक रूप से मौजूद है, बल्कि यह अलग अलग दृष्टिकोणों में अलग अलग वास्तविकताएं धारण कर सकती है। 4, भौतिक वास्तविकता सीमित नहीं है, यह केवल एक दृष्टिकोण है। भौतिक वास्तविकता झूठी नहीं है, लेकिन यह अनगिनत संभावित वास्तविकताओं में से केवल एक है। आपकी इंद्रियां अनुभवों को भौतिकता में अनुवाद करने के लिए बाध्य करती हैं, जबकि आंतरिक इंद्रियां अनुभवों को एक विस्तारित परिप्रेक्ष्य में समझने की अनुमति देती हैं। यदि आप आंतरिक इंद्रियों का उपयोग करें, तो आप नए रूप और नए चैनल बना सकते हैं, जिनके माध्यम से चेतना स्वयं को जान सकती है। 5वीं, चेतना एक स्वाभाविक रचनात्मक प्रक्रिया है। चेतना सृजनात्मकता का एक सहज अभ्यास है। अभी आप 3 आयामी संदर्भ, 3D कॉन्टेक्स्ट में यह सीख रहे हैं कि आपकी भावनाएं और मानसिकता भौतिक रूपों को कैसे प्रभावित करती हैं। आप मानसिक वातावरण के भीतर हेरफेर, मैनिपुलेशन करते हैं, और यह स्वचालित रूप से भौतिक सांचे, फिजिकल मोल्ड पर असर डालता है। आपका पर्यावरण भी सृजनशील होता है, जैसे वृक्ष फल देते हैं, पृथ्वी अपने जीवों को पोषण देती है। यह आत्मिक और मानसिक प्रवृत्तियों का भौतिककरण है, जो आपकी प्रजाति द्वारा अनंत समय पहले स्थापित किया गया था। मुख्य निष्कर्ष 1, हमारी चेतना बहुआयामी वास्तविकता को जानती है, लेकिन भौतिक इंद्रियां इसे सीमित कर देती हैं। 2, आपके भौतिक अनुभव आपकी इंद्रियों द्वारा बनाए जाते हैं, और अलग अलग जीव एक ही चीज को अलग अलग रूप में अनुभव करते हैं। 3, भौतिक वास्तविकता मात्र एक दृष्टिकोण है, यह अनंत संभावनाओं में से केवल एक है। 4, चेतना स्वयं को विभिन्न तरीकों से प्रकट करने के लिए स्वाभाविक रूप से सृजनात्मक होती है। 5, आप अपनी मानसिकता और आंतरिक इंद्रियों को विकसित करके अपने पर्यावरण और भौतिक वास्तविकता को बदल सकते हैं। यदि आप इन अवधारणाओं को समझें और अपने जीवन में लागू करें, तो आप अपनी वास्तविकता को नए सृजनात्मक तरीकों से अनुभव कर सकते हैं। आपकी वास्तविकता बनाम मेरी वास्तविकता। 8, हमारा मनोवैज्ञानिक वातावरण भिन्न है। हमारे पास भौतिक रूप से परिभाषित तत्व नहीं है, जैसे आपके पास फूल, पेड़ या इमारतें होती हैं। लेकिन हमारे मानसिक बल की तीव्रता नई गतिविधियों और आयामों को जन्म देती है। यदि आप एक चित्र बनाते हैं, तो वह द्विआयामी 2D होता है और केवल 3D वास्तविकता की झलक देता है। हम अपनी वास्तविकता में किसी भी प्रकार के बहुआयामी प्रभाव बना सकते हैं, क्योंकि हम इंद्रियों की सीमाओं से मुक्त होते हैं। आपके पास भी यही क्षमता है, लेकिन आप इसे केवल कुछ विशेष चेतना अवस्थाओं में अनुभव करते हैं। 2, आपकी भौतिक वास्तविकता आपकी मानसिक संरचना पर निर्भर करती है। आपकी भौतिक दुनिया जैसी है, वैसी इसलिए है
क्योंकि आपकी मनोवैज्ञानिक संरचना उसे ऐसे अनुभव करने के लिए बनी है। अगर आप समय के बजाय सहज संबंधों के आधार पर निरंतरता कंटिन्यूटी महसूस करते, तो आपकी भौतिक वास्तविकता बिल्कुल अलग होती। उदाहरण, यदि आपके पिता की जीवन भर 8 पसंदीदा कुर्सियां थीं, तो आप सभी कुर्सियों को एक साथ देख सकते थे। या एक कुर्सी को देखकर बाकी कुर्सियों की उपस्थिति भी महसूस कर सकते थे। इसलिए पर्यावरण कोई अलग चीज नहीं है। यह आपकी धारणा परसेप्शन का परिणाम है। आपकी धारणा आपकी मनोवैज्ञानिक संरचना द्वारा तय होती है। 3, मेरी वास्तविकता समझने के लिए आपको स्वयं को समझना होगा। अगर आप मेरी वास्तविकता को समझना चाहते हैं, तो पहले आपको समझना होगा कि मैं क्या हूं। इसीलिए मुझे चेतना कॉन्शियसनेस की प्रकृति के बारे में बात करनी होगी। इस प्रक्रिया में मैं आपके बारे में भी बहुत कुछ बताऊंगा, क्योंकि आपकी चेतना के गहरे स्तर पहले से ही इस ज्ञान से परिचित हैं। मेरा उद्देश्य आपके अहं ईगो को इस ज्ञान से अवगत कराना है, जिसे आप लंबे समय से अनदेखा कर रहे हैं। 4, आप भौतिक वास्तविकता में एक गहरे सम्मोहन ट्रांस में हैं। आप बाहरी इंद्रियों से मिली जानकारी के आधार पर ही वास्तविकता को समझते हैं, लेकिन मैं उल्टा करता हूं। मैं भौतिक वास्तविकता से अंदर की ओर देखता हूं और उन वास्तविकताओं को देखता हूं जो आप अनदेखी कर रहे हैं। आप भौतिक दुनिया से इतने मोहित हैं कि आप खुद ही एक गहरे सम्मोहन में हैं। जिस तरह से रोबोट माध्यम मेरे संदेशों को ग्रहण करते समय ट्रांस में होते हैं। आपका पूरा ध्यान केवल एक चमकदार बिंदु पर केंद्रित है, जिसे आप वास्तविकता कहते हैं, लेकिन आपके चारों ओर कई और वास्तविकताएं मौजूद हैं, जिन्हें आप अनदेखा कर रहे हैं। 5, मैं यहां आपको जगाने के लिए हूं। आपको धीरे धीरे इस गहरे सम्मोहन से जागना होगा। मेरा उद्देश्य आपकी आंतरिक आंखें खोलना है, ताकि आप अपनी चेतना की व्यापकता को पहचान सकें। मेरी वास्तविकता में संचार, धारणा और पर्यावरण को अलग नहीं किया जा सकता। ये सभी आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं और मेरे सहयोगी जिस तरह संवाद करते हैं, वह भी हमारी वास्तविकता का ही हिस्सा है। मुख्य निष्कर्ष 1, आपकी वास्तविकता आपकी मानसिक संरचना द्वारा बनती है। यदि आपकी धारणा बदले, तो आपकी वास्तविकता भी बदल जाएगी। 2, आप वर्तमान में भौतिक वास्तविकता से इतने मोहित हैं कि आप एक सम्मोहन ट्रांस में हैं। 3, आपकी चेतना पहले से ही बहुआयामी वास्तविकताओं से अवगत है, लेकिन आपका अहंकार ईगो इसे अनदेखा करता है। 4, आपको अपनी आंतरिक इंद्रियों को जगाना होगा, ताकि आप उन व्यापक वास्तविकताओं को देख सकें जो अभी आपसे छिपी हुई हैं। 5, मैं यहां आपको यह दिखाने के लिए हूं कि आप अपने सीमित दृष्टिकोण से परे जाकर अधिक विशाल वास्तविकताओं को अनुभव कर सकते हैं। यदि आप अपनी धारणा को विस्तृत करते हैं और अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदलते हैं, तो आप अपनी वास्तविकता को भी बदल सकते हैं। अध्याय 3, मेरा कार्य और जिन वास्तविकताओं में यह मुझे ले जाता है। 1, मेरी मित्रता और संचार के तरीके। मेरे भी मित्र हैं, जैसे आपके हैं, लेकिन वे अधिक समय से मेरे साथ हैं। हम अपनी वास्तविकता को आपसे अलग तरीके से अनुभव करते हैं। हम अपने उन अतीत के रूपों पास्ट सेल्व्स से पूरी तरह अवगत हैं, जिन्हें हमने अन्य जीवनों में अपनाया था। हम टेलीपैथी के माध्यम से संवाद करते हैं, इसीलिए हम एक दूसरे से बहुत कुछ छुपा नहीं सकते, भले ही हम चाहें। 2, क्या हमारी मानसिक पारदर्शिता गोपनीयता का उल्लंघन है? आपको यह विचार गोपनीयता के उल्लंघन जैसा लग सकता है, लेकिन यह स्वाभाविक है। दरअसल आपकी सोच पहले से ही आपके परिवार, मित्रों और यहां तक कि शत्रुओं के लिए भी स्पष्ट होती है। आप केवल इस बात से अनजान हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के लिए पूरी तरह खुली किताब होते हैं। हमारे पास मानसिक शिष्टाचार मेंटल एटिकेट और मानसिक शालीनता मेंटल मैनर्स होती है, जिससे हम विचारों को सम्मानपूर्वक साझा करते हैं। 3, विचारों की शक्ति और उनका चयन। हमारे लिए यह स्पष्ट हो चुका है
कि हमारी सोच की रचनात्मक शक्ति से बचना असंभव है। पिछले जीवनों में हमने यह सीखा है कि हर मानसिक छवि, मेंटल इमेज, और भावना, इमोशन, में सृजन की शक्ति होती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी सोच को लेकर अत्यधिक चिंतित होते हैं, बल्कि हमने अपने विचारों को विवेकपूर्वक चुनना सीख लिया है। अब हम इस द्वंद्व में नहीं उलझते कि कौन सा विचार सकारात्मक है और कौन सा नकारात्मक। ये हम पहले ही समझ चुके हैं। 4. हमारी संवाद की जटिलता। हमारे संवाद के तरीके आपके मुकाबले अधिक विविध और जटिल हैं। उदाहरण, मान लीजिए कि आप अपने बचपन के एक भूले बिसरे मित्र से मिलते हैं। हो सकता है कि अब आप दोनों में कोई समानता ना हो, लेकिन आप पुराने शिक्षकों और सहपाठियों की यादें साझा कर सकते हैं और कुछ समय के लिए एक अच्छा संबंध बना सकते हैं। इसी तरह, जब मैं किसी अन्य आत्मा से मिलता हूं, तो मैं अपने पिछले जन्मों के आधार पर उससे जुड़ सकता हूं। हो सकता है कि हम वर्तमान में बहुत अलग हों, लेकिन यदि हम 14वीं शताब्दी में परिचित थे, तो हम उन अनुभवों के माध्यम से संवाद कर सकते हैं। ये उसी तरह है जैसे आप अपने पुराने दोस्त के साथ बचपन की यादों से कनेक्शन बनाते हैं। मुख्य निष्कर्ष। 1. हम टेलीपैथी के माध्यम से संवाद करते हैं, जिससे हमें एक दूसरे के विचारों का ज्ञान होता है। 2. हम मानसिक शिष्टाचार, मेंटल एटिकेट का पालन करते हैं, जिससे हम अपनी सोच को विवेकपूर्वक साझा कर सकें। 3. हम जानते हैं कि हर विचार और भावना में जबरदस्त रचनात्मक शक्ति होती है। 4. हम अपने पिछले जीवनों के आधार पर भी दूसरों से संवाद कर सकते हैं, जिस तरह आप अपने पुराने मित्रों से बचपन की यादों के माध्यम से जुड़ते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हम जो सोचते हैं, वह न केवल हमारी वास्तविकता को आकार देता है, बल्कि हमारे संचार और संबंधों को भी गहराई से प्रभावित करता है। अध्याय 3 जारी, मेरे कार्य और मेरे अस्तित्व की विभिन्न वास्तविकताएं। 1. बहुआयामी व्यक्तित्व और समय का भ्रम। हम जानते हैं कि हम कौन हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व, जो अस्तित्व के विभिन्न स्तरों पर एक सामान्य वातावरण साझा करते हैं, परंतु अतीत, वर्तमान और भविष्य जैसी समय की सीमाएं हमारे लिए वैसे मौजूद नहीं हैं जैसे वे आपकी वास्तविकता में हैं। हम अपनी पिछली अभिव्यक्तियों के संपर्क में होते हैं और इस कारण हमारे संबंधों की संख्या बहुत अधिक होती है। दूसरी, व्यापक ज्ञान और यादें। हमारे पास असीमित ज्ञान उपलब्ध है क्योंकि हमारे कई साथी अलग अलग समय युगों का अनुभव रखते हैं। आप किसी भी ऐतिहासिक अवधि का उल्लेख करें, हम में से किसी न किसी ने उस समय को जिया है और उसके अनुभव को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया है। 3. पारदर्शी भावनाएं और सहयोगी चेतना। हम अपनी भावनाओं या विचारों को छुपाने की आवश्यकता नहीं समझते। हम अब पूर्ण रूप से समझ चुके हैं कि चेतना और वास्तविकता का आधार सहयोग है। हमारा पूरा ध्यान अपनी ऊर्जा को रचनात्मक रूप से उपयोग करने में होता है, न कि संघर्षों में इसे व्यर्थ करने में। 4. उद्देश्य और उनकी अप्रत्याशित संभावनाएं। हम सभी का एक विशेष उद्देश्य होता है, जो हमारे अस्तित्व का मूलभूत हिस्सा होता है। इन उद्देश्यों का अनुसरण करते हुए हम केवल स्वयं के लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी नए रास्ते खोलते हैं। हमें यह एहसास भी है कि हमारे उद्देश्यों के परिणाम अप्रत्याशित और चौंकाने वाले हो सकते हैं, जो हमें आगे नए मार्ग दिखाएंगे। इस एहसास से हमारे अस्तित्व में हास्य बोध, सेंस ऑफ ह्यूमर, बना रहता है। 5. अस्तित्व की दिव्य कॉमेडी और खेल का महत्व। कई बार जन्म लेकर और कई बार मृत्यु का अनुभव करके, फिर भी अस्तित्व को जारी रखते हुए हमने जीवन की दिव्य कॉमेडी को समझा है। हम खेल की रचनात्मक खुशी को सीख रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सभी सृजनात्मकता और चेतना का जन्म खेल की सहजता और उल्लास में होता है, न कि कड़ी मेहनत में। 6. आपके आयाम से मेरा संपर्क। मैं आपकी वास्तविकता में खुद को इच्छा शक्ति से नहीं लाता, बल्कि कल्पना के माध्यम से खुद को वहां प्रकट करता हूं। मृत्यु भी एक रोमांचक यात्रा हो सकती थी,
यदि मुझे पहले यह ज्ञान होता जो अब मेरे पास है, अब जीवन को बहुत गंभीरता से लेते हैं और दूसरी ओर खेल के अस्तित्व को पर्याप्त गंभीरता से नहीं लेते। मुख्य निष्कर्ष। एक, समय हमारे लिए सीमित नहीं है। हम अपने पिछले जीवन और आत्माओं के संपर्क में रहते हैं। दो, हमारा ज्ञान व्यापक है क्योंकि हम कई समय अवधियों का अनुभव कर चुके हैं। तीन, हम भावनात्मक और मानसिक रूप से पारदर्शी होते हैं क्योंकि हम चेतना के सहयोगी स्वभाव को समझते हैं। चार, हमारे उद्देश्यों के अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पांच, अस्तित्व एक दिव्य हास्य डिवाइन कॉमेडी है और खेल की सहजता ही सृजन का वास्तविक स्रोत है। छह, हम आपकी दुनिया में अपनी कल्पना की शक्ति से प्रवेश करते हैं, न कि इच्छा या बल से। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि वास्तविकता केवल समयबद्ध घटनाओं का समूह नहीं है, बल्कि चेतना की एक खेलमय रचनात्मक अभिव्यक्ति है, जहां हर क्षण नया अवसर और नई खोज का द्वार खोलता है। 8, चेतना का खेल और मानसिक पथ। हम अपनी चेतना का रचनात्मक रूप से खेल की तरह उपयोग करते हैं, जिससे नए मानसिक रास्ते बनते हैं। ये पथ केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि अन्य चेतनाओं के लिए भी उपलब्ध रहते हैं। हम मानसिक संकेत, मेंटल साइन पोस्ट्स छोड़ते हैं, जो उन लोगों के लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं जो बाद में इन रास्तों से गुजरेंगे। इस तरह हम खेल के माध्यम से भी ज्ञान, अनुभव और नई संभावनाओं का निर्माण करते हैं। 2, शिक्षक के रूप में मेरा कार्य एक यात्रा करने वाले प्रोफेसर की तरह है, लेकिन मेरी यात्राएं भौतिक नहीं, बल्कि विभिन्न अस्तित्वीय आयामों में होती हैं। किसी को पढ़ाने से पहले मुझे उसके वास्तविकता के तंत्र, विचारों के ढांचे और प्रतीकों को समझना पड़ता है। व्यक्तित्व की स्थिरता को समझना जरूरी होता है ताकि सीखने की प्रक्रिया संतुलित रूप से हो। सीखने की गति को संतुलित रखना होता है, छात्र को प्रोत्साहित करना होता है, लेकिन अत्यधिक धक्का नहीं देना चाहिए। 3, मेरी शिक्षण पद्धति और सावधानियां। कई बार शिक्षा की शुरुआत बिना मेरी स्पष्ट उपस्थिति के होती है, जैसे अचानक नए विचार आना या गहरी अंतर्दृष्टियां मिलना। नए विचार छात्र की पुरानी मान्यताओं को चुनौती दे सकते हैं, इसीलिए इसे सावधानी से प्रस्तुत किया जाता है। जब कोई व्यक्ति नए मानसिक या आध्यात्मिक अनुभवों से गुजरता है, तो वह उसे अजीब या अपरिचित लग सकते हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं छात्र के व्यक्तित्व की सभी परतों को एक साथ विकसित करूं, ताकि कोई असंतुलन न हो। 4, मेरी वर्तमान छात्रा जेन का उदाहरण। जिस महिला जेन के माध्यम से मैं यह पुस्तक लिख रहा हूं, उसके साथ मेरा संपर्क उसकी बचपन से था। शुरू में मेरी उपस्थिति को उसने कविता और प्रेरणा के रूप में अनुभव किया। एक लेखकों के सम्मेलन में परिस्थितियां ऐसी बन रही थीं कि वह अपने मानसिक विकास की दिशा में बढ़ सकती थी, लेकिन तब वह तैयार नहीं थी। मैंने हस्तक्षेप किया और सुनिश्चित किया कि यह प्रक्रिया रोक दी जाए ताकि सही समय पर इसका विकास हो सके। वह अपने पंख आजमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे पहले मानसिक रूप से तैयार होना था। बचपन से मैं उसे धीरे धीरे तैयार कर रहा था ताकि वह इस ज्ञान को समझ सके। मुख्य निष्कर्ष। 8, हमारी चेतना खेल की तरह नई संभावनाएं और मानसिक मार्ग बनाती है, जो दूसरों के लिए भी उपलब्ध होते हैं। 2, एक शिक्षक के रूप में मुझे पहले छात्र की मानसिकता, विचारधारा और संतुलन को समझना होता है। 3, शिक्षा कई बार बिना मेरी सीधी उपस्थिति के होती है ताकि छात्र सहज रूप से नए विचारों को अपना सके। 4, मुझे देखना होता है कि छात्र का विकास स्थिर रूप से हो, बिना किसी मानसिक असंतुलन के। 5, जेन के मामले में मैंने वर्षों तक उसे तैयार किया ताकि वह इस उच्च ज्ञान को सही समय पर ग्रहण कर सके। इस अध्याय का संदेश यह है कि चेतना का विकास एक संतुलित और सावधानीपूर्वक प्रक्रिया है, जिसमें मानसिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अध्याय 3 जारी। मेरी कार्यप्रणाली और वास्तविकता की सीमाएं। 1, मेरी शिक्षण पद्धति और सीमाएं। मेरी शिक्षण प्रक्रिया कई स्तरों पर चलती है, क्योंकि प्रत्येक चेतना और व्यक्तित्व संरचना भिन्न होती है।
कुछ आयामों में मैं शिक्षक की भूमिका नहीं निभा सकता, क्योंकि उनकी अनुभव प्रणाली मेरे अस्तित्व के दायरे से बाहर होती है। यद्यपि कुछ आधारभूत सिद्धांत समान होते हैं, लेकिन हर वास्तविकता में सीखने और अनुभव करने के नियम भिन्न होते हैं। 2. स्थान, स्पेस और आपकी गलत धारणाएं। आपका विचार कि मैं किसी आकाशीय मार्ग से आपके भौतिक क्षेत्र में प्रवेश करता हूं, पूरी तरह गलत है। स्थान, स्पेस वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। यह सिर्फ आपकी इंद्रियों और मानसिक मान्यताओं की उपज है। जैसे जैसे चेतना विकसित होती है, यह स्थान और समय को एक विशेष तरीके से अनुभव करने लगती है। 3. जन्म के समय हमारा मन पहले से तैयार होता है। जब आप जन्म लेते हैं, तो आपका मन खाली स्लेट, ब्लैंक स्लेट नहीं होता, बल्कि यह विशाल स्मृति, मेमोरी से भरा होता है। आपके पास अत्यधिक क्षमता और कौशल पहले से होते हैं, लेकिन वे केवल परिस्थितियों के अनुसार प्रकट होते हैं। यह केवल आनुवांशिकता, जेनेटिक्स का परिणाम नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा के पिछले अनुभवों का भी योगदान है। 4. चेतना और ईश्वरीय कंप्यूटर की उपमा। आप अपनी आत्मा, सोल या अस्तित्व, एंटिटी को एक दिव्य, डिवाइनली इंस्पायर्ड कंप्यूटर की तरह सोच सकते हैं, जो खुद अपनी वास्तविकताओं की प्रोग्रामिंग करता है। लेकिन यह सिर्फ एक कंप्यूटर नहीं है, यह रचनात्मकता से भरा होता है, जिससे प्रत्येक व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, नई वास्तविकताओं का सृजन कर सकता है। प्रत्येक आत्मा या व्यक्तित्व एक विशेष वास्तविकता के लिए तैयार होती है, उसे पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है, लेकिन वह एक निश्चित संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट के भीतर काम करती है। उसके अंदर पूरे अस्तित्व का संक्षिप्त ज्ञान निहित होता है। 5वीं, वास्तविकता को तोड़ने और नई संभावनाओं को खोलने की शक्ति। प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने की क्षमता होती है। आप न केवल अपनी भौतिक वास्तविकता में जीवित रहते हैं, बल्कि आप इसे रचनात्मक रूप से बदल सकते हैं और विकसित कर सकते हैं। जब आप अपने सीमित दृष्टिकोण से परे देखना शुरू करते हैं, तब आप वास्तविकता की सीमाओं को तोड़ सकते हैं। 6. मेरे और आपके बीच कोई वास्तविक दूरी नहीं है। मेरे अस्तित्व और आपके अस्तित्व के बीच कोई स्थान, स्पेस नहीं है। हमारी वास्तविकताएं अलग नहीं हैं, बल्कि वे एक ही चेतना के विभिन्न स्तर हैं। आपका अनुभव सिर्फ आपकी इंद्रियों की सीमाओं द्वारा तय किया जाता है। मुख्य निष्कर्ष 1. मेरी शिक्षण प्रक्रिया विभिन्न चेतनाओं और वास्तविकताओं के अनुरूप होती है। 2. स्थान, स्पेस और समय आपकी मानसिक धारणाओं की उपज हैं। वास्तव में इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। 3. जन्म के समय ही चेतना एक विशाल ज्ञान और स्मृति लेकर आती है। 4. चेतना ईश्वरीय कंप्यूटर की तरह कार्य करती है, लेकिन इसकी रचनात्मक क्षमता अनंत होती है। 5. आपकी वास्तविकता आपके द्वारा बनाए गए मानसिक प्रतिमानों पर आधारित होती है। 6. मेरे और आपके बीच कोई वास्तविक दूरी नहीं है। हम एक ही अस्तित्व के अलग अलग स्तरों पर हैं। इस अध्याय का संदेश यह है कि वास्तविकता सीमित नहीं है, बल्कि यह आपकी मानसिक मान्यताओं और चेतना के स्तर पर निर्भर करती है। वास्तविकता, चेतना और अंतर आयामी संपर्क। 1. ब्रह्मांड के बारे में हमारी गलत धारणाएं। जो ब्रह्मांड हमें दिखाई देता है, ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, वह वास्तव में एक मानसिक घटना, मेंटल इवेंट है, जिसे हमारी इंद्रियां एक ठोस वास्तविकता के रूप में अनुभव करती हैं। हमारी संवेदी प्रणाली, सेंसरी सिस्टम और भौतिक अस्तित्व हमें इस प्रकार प्रोग्राम करता है कि हम ब्रह्मांड को स्थान और समय में विभाजित कर देखते हैं। ब्रह्मांड वास्तव में एक साथ, सिमल्टेनियसली अस्तित्व में है, लेकिन हमारी इंद्रियां इसे क्रमिक, सीक्वेंशियल रूप में अनुभव करती हैं। दूसरा, स्थान और समय केवल मानसिक निर्माण है। हम सोचते हैं कि आकाश गंगाएं और ग्रह दूरी पर स्थित हैं, लेकिन यह मात्र एक भौतिक भ्रम, इल्यूजन है। जब मैं आपके आयाम में प्रवेश करता हूं, तो मैं वास्तव में स्थान, स्पेस
या समय टाइम में यात्रा नहीं करता, बल्कि मानसिक और आत्मिक घटनाओं साइकिक इवेंट्स से गुजरता हूं। आपके सिस्टम की वास्तविकता के मूलभूत नियम, रूट असम्पशंस, स्थान और समय हैं। मैं आपकी वास्तविकता में आपकी मानसिक अवधारणाओं के अनुसार स्वयं को ढालता हूं, ताकि मेरी उपस्थिति समझ में आ सके। 3. आत्मा, सोल और चेतना, कॉन्शियसनेस का जटिल स्वरूप, आत्मा या अस्तित्व, एंटिटी, आपकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और रचनात्मक है। आत्मा केवल चेतना नहीं है, यह चेतना का उपयोग करती है, जैसे आप अपनी आंखों का उपयोग करते हैं। मैं अपने चेतना के फोकस को बदल सकता हूं और इसे आपकी वास्तविकता की ओर मोड़ सकता हूं। यही सिद्धांत आपके सपनों पर भी लागू होता है। जब आप सपने देखते हैं, तो आप अनजाने में अन्य वास्तविकताओं में प्रवेश करते हैं। 4. मेरी आपकी वास्तविकता में उपस्थिति एक रचनात्मक अनुवाद है। जब मैं आपके भौतिक क्षेत्र में प्रवेश करता हूं, तो मैं एक घटना, इवेंट के रूप में प्रकट होता हूं, जिसे आपकी इंद्रियां समझ सकें। इसे ऐसे समझें जैसे कोई कलाकार अपने विचारों को चित्रों में बदलता है। मैं भी अपनी चेतना को इस प्रकार अनुवादित करता हूं कि आप मेरी उपस्थिति को अनुभव कर सकें। आप भी अन्य वास्तविकताओं में प्रवेश करते हैं, लेकिन आप इसे पूरी तरह से सचेत अवस्था में नहीं करते। मुख्य निष्कर्ष 1. ब्रह्मांड एक मानसिक संरचना, मेंटल स्ट्रक्चर है, जिसे हमारी इंद्रियां की स्थान और समय में विभाजित कर अनुभव करती हैं। 2. स्थान और समय केवल अवधारणाएं हैं, जो हमारी भौतिक वास्तविकता के मूलभूत नियमों, रूट असम्पशंस का हिस्सा हैं। 3. आत्मा चेतना से भी परे है। यह अपनी चेतना का उपयोग विभिन्न वास्तविकताओं में अनुभव प्राप्त करने के लिए करती है। 4. जब मैं आपकी वास्तविकता में प्रवेश करता हूं, तो मैं स्वयं को आपकी समझ के अनुरूप अनुवादित करता हूं, ठीक वैसे जैसे एक कलाकार अपने विचारों को कला में ढालता है। 5. सपनों के दौरान आप भी अन्य वास्तविकताओं में प्रवेश करते हैं, लेकिन पूरी तरह सचेत नहीं होते। इस विचार को अपनाने से आप अपनी सीमित धारणाओं से परे जाकर अस्तित्व की नई संभावनाओं को समझ सकते हैं। स्वप्न, वास्तविकता और चेतना का विस्तार। 1. सपनों की दुनिया और उनकी वैधता। जब आप स्वप्न देखते हैं, तो आप अलग अलग आयामों में प्रवेश कर रहे होते हैं, लेकिन जागने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। आप केवल अपने जागृत जीवन को ही अपने अस्तित्व का लक्ष्य मानते हैं, लेकिन आपके सपनों में भी एक उद्देश्य होता है, जहां आप अपने उच्चतर अस्तित्व, हायर सेल्फ के अन्य हिस्सों से संवाद कर रहे होते हैं। स्वप्न जगत में आप उतनी ही सक्रियता से उद्देश्य की पूर्ति कर रहे होते हैं, जितना कि जागृत जीवन में। 2. अन्य आयामों में प्रवेश, एक सीमित चेतना का विस्तार। जब मैं आपकी वास्तविकता में प्रवेश करता हूं, तो यह वैसा ही है जैसे आप सपनों में किसी अन्य वास्तविकता में प्रवेश करते हैं। मैं अपने पूरे अस्तित्व को यहां नहीं लाता, बल्कि अपनी चेतना के एक भाग को इस आयाम में भेजता हूं, जैसे आप पत्र लिखते समय अपना ध्यान मित्र की ओर केंद्रित करते हैं, पर फिर भी अपने कमरे से अवगत रहते हैं। इस क्षण भी मेरी चेतना का एक भाग इस पुस्तक को लिखने के लिए चेन रॉबर्ट्स के माध्यम से कार्य कर रहा है, जबकि मेरा अस्तित्व अन्य आयामों में भी सक्रिय है। 3. मानसिक कार्यों की भौतिक अभिव्यक्ति। आपकी दुनिया में हर मानसिक कार्य को भौतिक रूप, फिजिकल फॉर्म में प्रकट करना पड़ता है। हमारी वास्तविकता में हम मानसिक कृत्यों को उनके असली रूप में अनुभव करते हैं और उन्हें ठोस बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपका भौतिक जगत मानसिक जगत से ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन आप इसे एकमात्र वास्तविकता मानते हैं। 4. भौतिक वास्तविकता, एक महत्वपूर्ण लेकिन सीमित दृष्टिकोण। पृथ्वी मेरे लिए बहुत प्रिय रही है। मैं इस पर ध्यान केंद्रित करके इसे वैसे ही अनुभव कर सकता हूं जैसे आप करते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे तरीकों से भी देख सकता हूं जिनकी आपको समझ नहीं होगी। भौतिक वास्तविकता को एक मायाजाल, इल्यूजन कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। यह एक व्यापक वास्तविकता का प्रकट रूप है, जिसका अपना उद्देश्य और अर्थ है।
तीन आयामी अनुभव एक अनमोल प्रशिक्षण क्षेत्र है जहां आत्मा सीखती और विकसित होती है। 5. आप अपनी ही वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जब आप किसी वातावरण में होते हैं तो वह कोई निरपेक्ष ऑब्जेक्टिव चीज नहीं होती, बल्कि वह आपकी ही चेतना का एक विस्तार है। आपका वातावरण आपकी मानसिक गतिविधियों मेंटल एक्ट्स का ठोस रूप है। मैं भी अपनी वास्तविकता का निर्माण उसी प्रक्रिया के द्वारा करता हूं जैसे आप अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। मुख्य निष्कर्ष। 1. सपनों में आप अन्य वास्तविकताओं में काम करते हैं, लेकिन जागने के बाद भूल जाते हैं। 2. जब मैं आपकी वास्तविकता में प्रवेश करता हूं तो यह वैसे ही होता है जैसे आप किसी स्वप्न में प्रवेश करते हैं। 3. आपका भौतिक संसार मानसिक घटनाओं का मूर्त रूप मैनिफेस्टेशन है, लेकिन हमारी वास्तविकता में उन्हें ठोस बनाने की आवश्यकता नहीं होती। 4. भौतिक वास्तविकता ही सब कुछ नहीं है, यह एक सीमित लेकिन मूल्यवान सीखने का क्षेत्र है। 5. आप स्वयं अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपनी चेतना से अपनी वास्तविकता का निर्माण करता हूं। इस दृष्टिकोण से देखने पर आप अपने अस्तित्व को एक नई गहराई और समझ के साथ अनुभव कर सकते हैं। वास्तविकता का निर्माण। मन, शरीर और भौतिक जगत। 1. आपका शरीर एक विचार और भावना की भौतिक अभिव्यक्ति। आपका शरीर कोई बाहरी खोल नहीं है जिसमें आप कैद हैं, बल्कि यह आपकी सोच, भावनाओं और धारणाओं की भौतिक अभिव्यक्ति है। आपका आंतरिक आत्म इनर सेल्फ विचारों और भावनाओं को भौतिक रूप में बदलकर शरीर का निर्माण करता है। आपका स्वास्थ्य, सुंदरता, शक्ति या कमजोरी, यह सब आपके मानसिक और भावनात्मक स्वरूप का प्रतिबिंब है। दूसरा, मन द्वारा पदार्थ का निर्माण, विज्ञान। अब यह समझने लगा है कि मन पदार्थ को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वह अभी यह नहीं समझ पाया कि मन ही पदार्थ का निर्माण करता है। आपके विचार और भावनाएं विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वास्तविकताएं हैं जिनका अपना एक अनूठा स्वरूप होता है। जब ये भावनाएं और विचार एक निश्चित तीव्रता टेंसिटी ये तक पहुंचते हैं तो वे भौतिक रूप फिजिकल फॉर्म में प्रकट हो जाते हैं। 3. आपकी वास्तविकता एक ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी। 3 आयामी वस्तुएं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स उसी तरह बनती हैं जैसे टेलीविजन स्क्रीन पर चित्र प्रकट होते हैं। यदि आप किसी विशेष आवृत्ति फ्रीक्वेंसी से मेल नहीं खाते तो आप उस भौतिक वास्तविकता को नहीं देख सकते। आप और आपका वातावरण ऊर्जा के प्रवाह एनर्जी फ्लो के रूप में मौजूद हैं और आप इस ऊर्जा को ठोस वस्तुओं में बदलते हैं। 4. पदार्थ की अस्थायी प्रकृति और चेतना की गतिशीलता। आपका संसार एक आंतरिक वास्तविकता इनर रियलिटी का प्रतिबिंब है जिसे आप अपने विचारों और भावनाओं से बनाते हैं। हम यह जानते हैं कि स्थायित्व परमानेंसी एक भ्रम है, क्योंकि सभी चेतनाएं निरंतर परिवर्तनशील होती हैं। हम अपने पर्यावरण और शरीर को आसानी से बदल सकते हैं, क्योंकि हमें यह स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि हम चेतना के एक प्रवाह का हिस्सा हैं। मुख्य निष्कर्ष। 1. आपका शरीर आपके आंतरिक विचारों और भावनाओं का भौतिक रूप है। 2. मन न केवल पदार्थ को प्रभावित करता है बल्कि उसका निर्माण भी करता है। 4. आप स्वयं अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं और इसे बदल सकते हैं। 5. स्थायित्व एक भ्रम है, चेतना हमेशा गतिशील और परिवर्तनशील रहती है। इस दृष्टिकोण से देखने पर आप अपने शरीर और वास्तविकता के साथ एक नई समझ और नियंत्रण विकसित कर सकते हैं। परिवर्तनशीलता और वास्तविकता की प्रकृति। 1. विचारों से बनती है हमारी वास्तविकता। जब आप किसी व्यक्ति के बारे में गहराई से सोचते हैं तो आप अपनी चेतना का एक ऊर्जा आधारित रूप उनके पास भेजते हैं। मैं भी ऐसा करता हूं, लेकिन मैं उस रूप में अपनी चेतना का एक अंश संचार के लिए रख सकता हूं। 2. आपका वातावरण मानसिक निर्माण। आपका वातावरण
केवल बाहरी दुनिया का हिस्सा नहीं है। यह आपकी चेतना द्वारा निर्मित मानसिक संरचना है। मैं अपनी पसंद के अनुसार एक 14वीं शताब्दी का अध्ययन कक्ष बना सकता हूं और वहां अपनी चेतना का भौतिक रूप धारण करके बैठ सकता हूं। आप भी अपनी लिविंग रूम जैसी जगह बनाते हैं, लेकिन आपको इस प्रक्रिया का एहसास नहीं होता। 3, स्थायित्व एक भ्रम है, परिवर्तन ही सत्य है। हर वस्तु और जीवाणु में निरंतर परिवर्तन होता है। आपका शरीर हर 7 वर्षों में पूरी तरह बदल जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, हर सांस के साथ, हर पल। आपके विचार भी स्थायी नहीं होते। एक विचार आता है, फिर बदलता है और अंततः लुप्त हो जाता है। 4, चेतना परिवर्तन को छुपाती है। आप स्थायित्व का भ्रम बनाए रखने के लिए परिवर्तन को अनदेखा करते हैं। आप अपने पुराने विचारों को पकड़ कर रखते हैं और बदलते विचारों को भूल जाते हैं। इसी तरह आप अपने शरीर और बाहरी दुनिया को स्थिर मानते हैं, जबकि वे निरंतर बदलते रहते हैं। मुख्य निष्कर्ष 1, आपके विचारों से आपकी वास्तविकता का निर्माण होता है। आप जो सोचते हैं वही अनुभव करते हैं। 2, आपका वातावरण मानसिक रूप से निर्मित होता है, लेकिन आप इसे स्थिर और बाहरी मानते हैं। 3, आपका शरीर हर पल बदलता रहता है, लेकिन आप इसे स्थिर और अचल मानते हैं। 4, आपका मन परिवर्तन को छुपाने के लिए स्थायित्व का भ्रम बनाए रखता है। इस समझ के साथ, यदि आप अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को नियंत्रित करना सीख लें, तो आप अपनी वास्तविकता को भी नियंत्रित कर सकते हैं। चेतना की सीमाएं और उसका विस्तार। 1, विचार कहीं नहीं जाते, वे यात्रा करते हैं। जब कोई विचार आपके मन से निकलता है, तो वह लुप्त नहीं होता। आप इसे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हम 3 आयामी 3D वास्तविकता पर इतना केंद्रित होते हैं कि इसे छोड़ने से डरते हैं। ऐसा लगता है कि विचार शून्य में गिर जाते हैं, लेकिन वे वास्तव में एक नए आयाम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा, मानसिक अवरोध, साइकोलॉजिकल बैरियर्स। हम अपनी चेतना को सीमित करने के लिए मानसिक अवरोध बनाते हैं, ताकि वह डगमगाए नहीं। वास्तव में ये अवरोध नए अनुभवों और उच्चतर वास्तविकताओं की ओर जाने वाले द्वार होते हैं। स्वप्न अवस्था में हमारा मन इन अन्य वास्तविकताओं से जुड़ता है, लेकिन हम इसे जागृत अवस्था में महसूस नहीं कर पाते। 3, चेतना की सीमाओं को लांघना। यदि आपको कभी ऐसा लगे कि आपका मन एक दायरे में बंद हो गया है, तो समझिए कि आप कृत्रिम सीमाओं के भीतर जी रहे हैं। भूले हुए विचार या स्मृतियां मृत्यु नहीं हैं, बल्कि वे नए आयामों में प्रवाहित हो रही हैं। जब आप अपने खोए हुए विचारों का पीछा करते हैं, तो आप उन नई वास्तविकताओं में प्रवेश कर सकते हैं, जहां विचारों का भौतिकीकरण होता है। मुख्य निष्कर्ष 1, विचार कभी लुप्त नहीं होते, वे दूसरी वास्तविकताओं में प्रवाहित होते हैं। 2, हमारी चेतना की सीमाएं मानसिक अवरोधों के कारण होती हैं। 3, स्वप्न अवस्थाएं हमें दूसरी वास्तविकताओं से जोड़ती हैं। 4, यदि हम खोए हुए विचारों और स्मृतियों का अनुसरण करें, तो हम अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारा अस्तित्व केवल इस भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं है। हमारी चेतना अन्य आयामों में भी सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।